हेलो लर्नर्स, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं ब्रज किशोर मिश्रा, आपका लीगल मेंटोर। आप सभी का हार्दिक स्वागत है बेसिक शिक्षा के यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारा वरदान बैच स्टार्ट होने जा रहा है और स्पेसिफिकली जो ये बैच है दैट इज डेडिकेटेड टू 2023 का जो आपका CUET है उसके लिए डेडिकेटेड है। मैं आपका जो लीगल वाला पोर्शन है उसमें आपकी मदद करूंगा और आप देख के समझ पा रहे होंगे कि यहाँ लिखा हुआ वरदान बैच जुडिशरी लीगल स्टडीज बेसिकली एक डेमो क्लास है जिसमें आप ये देख के एंटिसिपेट कर पाएंगे कि कंटेंट क्या रहेगा, पढ़ाने की टेक्निक क्या होगी, हम पढ़ाएंगे कैसे। मीनवाइल आप हमारे यहाँ यूट्यूब चैनल पे आप बहुत सारे वीडियोस हमारे अवेलेबल हैं। आप प्लेलिस्ट में जाएंगे लीगल की तो वहाँ पे आपको बहुत सारे वीडियोस मिल पाएंगे। जैसे एक तो उसमें आपको मिल जाएगा MCQ मिल जाएगा, फिर आपके थियरी वाला पार्ट मिल जाएगा, मैराथन्स मिल जाएंगे। तो आप वहाँ से एक बार एंटिसिपेट कर सकते हो और रही जो बची खुची कसर है आप यहाँ से पूरी कर सकते हैं। बेसिकली एक डेमो वीडियो जिसमें आप ये जानेंगे कंटेंट वाइज क्या होगा और हम आपको पढ़ाएंगे क्या और कैसे पढ़ाएंगे मोर स्पेसिफिकली। ठीक है, 2022 का एग्जाम हाल फिलहाल में ही जस्ट पूरा हुआ है, जिसको हमने अपने बिल्कुल सोफिस्टिकेटेड तरीके से जितना पीरियड ऑफ टाइम अवेलेबल था समय पर विथ कंटेंट पूरा कंप्लीट करा। और उसके बाद जो हमारी अप्रोच है 2023 के लिए है और इसी क्रम में जो आज पहला लेक्चर हम आपके लिए डेमो पार्ट में शूट कर रहे हैं उसमें हम पहला पार्ट ही आपको देखेंगे जुडिशरी। बेसिकली जो टॉपिक है ये आपका जो NTA ने सिलेबस प्रिस्क्राइब करा हुआ है ये उसका पहला ही टॉपिक है जुडिशरी करके, जिसमें बेटा जी आप ये जानेंगे कि जुडिशियल सिस्टम है क्या, इनक्विजिटोरियल सिस्टम क्या है, एडवर्सियल सिस्टम क्या है, कॉमन लॉ सिस्टम क्या है, एडवोकेट जनरल क्या है, अटॉर्नी जनरल क्या है, जजेस की नियुक्ति कैसे करी जाती है, एज क्या होती है, उनको हटाया कैसे जाता है, और PIL क्या है, जुडिशियल एक्टिविज्म क्या है, ये सारा आप देखेंगे। ये जो जुडिशरी वाला हिस्सा है उसका पार्ट है। मीनवाइल आज हम इन सभी चीज़ों को एक बार में नहीं पढ़ेंगे, बट कम से कम आपको इसका ये फील मिलेगा कि जुडिशरी है क्या एक्चुअली। जो सुप्रीम कोर्ट हम देखते हैं, जो हाई कोर्ट देखते हैं, जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हम देखते हैं, इनकी फंक्शनिंग क्या है, इनका एसेंस क्या है, ये किस प्रिंसिपल पे काम करते हैं, क्या कानून सिर्फ और सिर्फ लेजिस्लेचर बना सकती है या कानून न्यायालय द्वारा भी बनाया जा सकता है, आप ये जानने की कोशिश करेंगे। हम ये भी समझेंगे इसी पार्ट में कि क्या जो जज हैं वो कितना पार्टिसिपेट करते हैं जस्टिस प्रोवाइड करने में, या वकील कितना पार्टिसिपेट करते हैं, लॉयर्स हम और आप कितना पार्टिसिपेशन करते हैं। इन सारी चीज़ों में हम इसको जानने की कोशिश करेंगे। हम ये भी समझेंगे कि जहाँ पे भारत सरकार को रिप्रेजेंट करना होता है, स्टेट को रिप्रेजेंट करना होता है, वहाँ पे सरकार की तरफ से कौन सा व्यक्ति खड़ा होता है, सॉलिसिटर जनरल कहते हैं, एडवोकेट जनरल कहते हैं, इन सब के बारे में ब्रीफ हम पढ़ेंगे। ये जो भी कंटेंट है बेसिकली स्ट्रिक्टली ये बिल्कुल कंसाइज क्लास 12th NCERT से लिया गया सिलेबस है, जो कि NTA द्वारा प्रेफर करा गया है। तो इस बात के लिए आप बिल्कुल निश्चिंत हैं। स्टार्ट करते हैं। उम्मीद करूंगा जो मैं आपको यहाँ पढ़ाऊंगा उसको आप अप्रिशिएट करेंगे, कंप्रहेंड कर पाएंगे, समझ पाएंगे, एंड ट्रस्ट मी इट विल हेल्प यू अलॉट इन काउंटरिंग 2023 CUET स्पेसिफिकली लॉ वाला हिस्से में। आइए स्टार्ट करते हैं और समझते हैं क्या हमें पढ़ना है, क्या पढ़ना है। देखिए मैं आपको बता दूं हम क्या क्या पढ़ेंगे। हम ये जानेंगे कि कॉमन लॉ सिस्टम क्या है, एडवर्सियल सिस्टम क्या है, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ क्या है। इन सारी चीज़ों को हम जब अपने ड्यू कोर्स ऑफ टाइम जब आप आगे बढ़ेंगे, जब हम अपने सिलेबस में जाएंगे, कोर्सेज में जाएंगे तो उसको कंप्लीट बिल्कुल करेंगे। लेकिन आज फिलहाल जो आज हमें पढ़ना है उसको आगे जाने से पहले मैं आपको बता, कोलिजियम सिस्टम क्या होता है, सेपरेशन ऑफ पावर क्या है, डिवीजन ऑफ पावर क्या, जुडिशियल रिव्यू क्या है, जुडिशियल एक्टिविज्म क्या है, ये सब आपको आगे आने वाले पार्ट्स में पढ़ाया जाएगा। बट फिलहाल आज के लिए जो हमें पढ़ना है वो जानना, आपको यहाँ दिख रहा होगा सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, कि हमारे यहाँ न्यायालय की हायरार्की क्या है। जैसे एक आदमी से बोला जाए, एक लेमन, देखिए मैं आपको बताऊँ, एक लेमन होता है, एक लॉमैन होता है। अब जो आप पढ़ाई करने जा रहे हैं, अगर आप BLLB में एडमिशन पाएंगे तो आपका ट्रांजिशन होगा लेमन से आप लॉमैन जाएंगे, आपकी बातों की वैल्यू बढ़ेगी। रीजन क्या है, आप कानून को जान रहे होंगे। तो एक सामान्य आदमी से पूछिएगा कि भाई कोर्ट कैसे हैं, कोर्ट्स में अगर आप देखेंगे तो कोर्ट्स की हायरार्की क्या है, तो सामान्य आदमी क्या बोलेगा, सबसे बड़ा न्यायालय सुप्रीम कोर्ट है, उससे छोटा हाई कोर्ट है और उसके बाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है। सच्चाई यही है। लेकिन जो एक लॉ का जो विद्यार्थी है वो इन चीजों को कैसे देखेगा, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट विषय है। इनको भी हम अभी आगे डिस्कस करेंगे। देखिएगा जो हमारा संविधान है, बेसिकली आप जानते हो कि हमारा देश जो है, हमारे यहाँ एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है जो हमारे गाइडिंग प्रिंसिपल का काम करता है। सुप्रीम कोर्ट बनाई गई है
कि वो जो संविधान की जो एसेंस है, वेरी एसेंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, उसको रिप्रेजेंट करे, उसका इंटरप्रिटेशन करे, समान शब्दों में लोगों को समझाए कि जो संविधान बनाने वाले लोग थे उनका इंटेंशन क्या था। ये सारी चीज़ें बताने के लिए, इंटरप्रेट करने के लिए सुप्रीम कोर्ट का एक काम इंटरप्रिटेशन का भी होता है। तो बेसिकली जो हमारा संविधान है, संविधान में ही जुडिशियल सिस्टम के बारे में एक अलग से विशेष व्यवस्था बना दी गई थी। और भारत में आप देखिएगा फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है। बेटा जी, फेडरल सिस्टम गवर्नमेंट का मतलब क्या होता है कि पावर सेपरेट करी जाती है। जैसे कुछ विषयों पे जो कानून बनाने की जो अधिकार है वो राज्यों को दिया गया है, कुछ विषयों पे कानून बनाने का अधिकार जो है वो सेंट्रल केंद्र को दिया गया है, और कुछ ऐसे विषय हैं जिन पे दोनों लोग को कानून बनाने का अधिकार है, वो कंकरेंट लिस्ट में रखा गया है। कहने का मतलब पावर का सेपरेशन करा गया है। और ध्यान रहे, इंडिया क्वासी फेडरल है इस मामले में कि हमारा फेडरलिज्म बेसिकली जो है उसका बैलेंस आप देखेंगे ना, तो उसका बैलेंस सेंट्रल की तरफ थोड़ा टिल्ट है। रीजन भी है, जैसे जिन विषयों पे कहीं नहीं लिखा गया किन विषयों पे कानून कौन बनाएगा, तो उस पे कानून बनाने का बेटा जी जो अधिकार है वो सेंट्रल या फिर पार्लियामेंट को दिया गया। ये आगे हम पढ़ेंगे। फिलहाल के लिए आप जाने कि इंडिया में बेसिकली एक फेडरल सिस्टम है जिसके अंदर पावर का डिस्ट्रीब्यूशन होता है सेंट्रल और स्टेट में, ठीक है। और इसके बजाय देखिए पावर का सेपरेशन है, ठीक है, बावजूद इसके हमारे इंटीग्रेटेड, एक सिंगल इंटीग्रेटेड सिस्टम है हमारे यहाँ, एक न्याय प्रणाली है, एक सिंगल इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम है, ठीक है। और बेसिकली वो सेंट्रल और स्टेट लॉ को दोनों को क्या करता है, दोनों को एडमिनिस्टर करता है। सुप्रीम कोर्ट आप जानते हैं नई दिल्ली में है, ठीक है, और ये तो हर कानून का विद्यार्थी जानेगा कि सुप्रीम कोर्ट कहाँ है, नई दिल्ली में बेसिकली। और आप जानते हो कि राज्यों में बेसिकली हाई कोर्ट्स होती हैं। दी हाई कोर्ट्स आर फॉलोड बाय डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट के बाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होती हैं, सबऑर्डिनेट कोर्ट्स होती हैं जिनको लोअर कोर्ट कहा जाता है। और कोर्ट देखिए आपको पता है कि भारत में पेंडेंसीज बहुत ज़्यादा हैं, केस बहुत ज़्यादा हैं, जल्दी समय पे चीज़ें सॉल्व नहीं हो पाती हैं। उम्मीद करते हैं कि जैसे अभी जस्टिस ललित साहब आए हैं तो इनके कारण से जो लिस्टिंग और मेंशनिंग का जो सुप्रीम कोर्ट में जो प्रोसीजर वो बदल चुका है। 84 दिन का ही शायद सर का कार्यकाल है। लेकिन आप ये बात समझिए कि हमारे पेंडेंसी बहुत ज़्यादा है, केसेस बहुत ज़्यादा पेंडिंग हैं, क्योंकि स्पीडी ट्रायल नहीं होता है। तो इसके लिए ट्रिब्यूनल की व्यवस्था बनाई गई। आपको पता होगा ट्रिब्यूनल बेसिकली क्या है। ट्रिब्यूनल का मतलब है क्वासी जुडिशियल बॉडीज होती है, ये मदद करती हैं कि पेंडेंसी कम हो, समय पर सबको न्याय उपलब्ध कराया जा सके। इसी क्रम में देखेंगे सुप्रीम कोर्ट में, आप ये कुछ फैक्चुअल डेटा आपको याद करना पड़ेगा कि 28 जनवरी 1950 को बेसिकली जो सुप्रीम कोर्ट था, इट कम इनटू ऑपरेशनल स्टेट, इट रिप्लेस बोथ। उस समय इंडिया में एक फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया था, जुडिशियल कमेटी ऑफ प्रीवी काउंसिल था, इसको हटाया गया और उसके जगह बेसिकली सुप्रीम कोर्ट का आगमन होता है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो आपको अभी दिखता है बेसिकली उसमें सुप्रीम कोर्ट होते हैं। उस समय जो आज आपको संविधान दिखता है, जो आपको आज सुप्रीम कोर्ट दिखता है, बेसिकली उस टाइम में 1950 में क्या स्थिति थी कि एक चीफ जस्टिस थे और साथ उनके साथ फेलो जजेस थे। बेटा जी आगे बढ़िएगा। द पार्लियामेंट, अब पार्लियामेंट को ये पावर दे रखी गई थी, पार्लियामेंट को ये पावर दी गई कि भाई साहब आप क्या कर सकते हैं, आप जजेस की संख्या को बढ़ा भी सकते हैं। फिलहाल जो उसमें बताया कि मैक्सिमम स्ट्रेंथ कितनी होगी, तो उसमें मैक्सिमम स्ट्रेंथ बताया गया 33। अभी जो स्ट्रेंथ है 33 + 1, 33 का मतलब हो गए जजेस, 1 हो गए चीफ जस्टिस, तो मैक्सिमम स्ट्रेंथ हो सकती है 34। और फिलहाल में जब कि अभी देखेंगे तो 30 जजेस सुप्रीम कोर्ट में हैं, इंक्लूडिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। यहाँ तक अगर सिस्टम क्लियर है तो आगे बढ़ते हैं। बेसिकली आपको पता है कि इंडिया में 25 हाई कोर्ट्स होते हैं, 25 हाई कोर्ट हैं यूनियन। कई बार ऐसा होता है इंडिया में, आप देखेंगे कि 2-3 स्टेट्स को मिला के सिर्फ एक ही हाई कोर्ट उसको एडमिनिस्टर करती है, तो ये भी हो सकता है। तो बेसिकली ये बताया जाता है कि 25 हाई कोर्ट है हमारे पास फिलहाल। ईच हाई कोर्ट है जुरिस्डिक्शन ओवर अ स्टेट। एक हाई कोर्ट एक राज्य के ऊपर जुरिस्डिक्शन ले सकता है। एक यूनियन टेरिटरी जैसे दिल्ली है, दिल्ली का अपना हाई कोर्ट है। हो सकता है कि एक राज्य का जो एक हाई कोर्ट हो उसका जुरिस्डिक्शन एक से ज्यादा स्टेट्स पे भी हो सकता है। हाई कोर्ट के बाद आपको लोअर कोर्ट दिखेगा। लोअर कोर्ट में आपको 2 पार्ट दिखते हैं, एक सिविल केसेस दिखते हैं और एक क्रिमिनल वाले दिखते हैं, ठीक है। आपको पता ही होगा जिसको हिंदी की भाषा में दीवानी और फौजदारी कहते हैं। और आगे बढ़िए। द मद्रास हाई कोर्ट इन चेन्नई, बॉम्बे हाई कोर्ट इन मुंबई एंड कलकत्ता हाई कोर्ट इन कोलकाता and the Allahabad High Court in Allahabad was the first 4 high courts in India। तो भारत के 4 जो पहले हाई कोर्ट्स बेसिकली थे देवर, एक चेन्नई में था मद्रास हाई कोर्ट, बॉम्बे हाई कोर्ट, कोलकाता हाई कोर्ट एंड इलाहाबाद हाई कोर्ट। यहाँ तक अगर सिस्टम क्लियर है बेटा जी तो आगे बढ़ते हैं। The court that functions below the high court, आपको हायरार्की में हाई कोर्ट के जो नीचे काम कर रहे होते हैं they are called as
लोअर कोर्ट्स, उनमें डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स होते हैं, सबऑर्डिनेट कोर्ट्स होते हैं। ईच स्टेट इज डिवाइडेड इनटू जुडिशियल डिस्ट्रिक्ट्स प्रिसाइडेड ओवर बाय डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस जज। देखिए हाई कोर्ट के नीचे आपके जो लोअर कोर्ट्स होती हैं, ठीक है, जो लोअर कोर्ट्स होते हैं उसमें आपको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट दिखेगा, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट दिखते हैं। आप देखिए लिखा होता है जिला एवं सत्र न्यायालय, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस जज। अभी डिस्कस करेंगे। देखिएगा एक जज है वो डिस्ट्रिक्ट जज कब कहलाते हैं, जब वो सिविल केस को देख रहे होते हैं, और वही जज साहब जब किसी क्रिमिनल केस को देख रहे होते हैं तो उनको सेशन जज कहा जाता है। सर आप ये क्या बता रहे हैं, आसान कर देता हूं। मान लीजिए एक जज साहब बैठे हुए थे, ठीक है, ये डिस्ट्रिक्ट जज साहब, देखिएगा अगर ये सिविल केसेस को देखेंगे तो ये डिस्ट्रिक्ट जज कहला रहे होंगे, और अगर ये क्रिमिनल केस को देख रहे होंगे तब ये कहलाएंगे सेशंस जज। इसीलिए लिखा जाता है डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस जज। ऐसे ठीक ठाक पॉसिबिलिटी होती है कि आप देखिएगा कि दोपहर के लंच के पहले तक वो सिविल मैटर पे बैठे हुए थे और लंच के बाद पता चला क्रिमिनल मैटर्स को देख रहे होंगे, तो व्यक्ति एक ही है। जब वो सिविल मसलों को देख रहा होगा तो डिस्ट्रिक्ट जज कहला रहा होगा, और जब वही जज साहब जब क्रिमिनल मैटर्स को देख रहे होंगे तो वो कहलाएंगे सेशंस जज। इसीलिए दोनों को मिला के बोला था डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस जज। चलिए अब उसके बाद डिस्ट्रिक्ट जज में भी वर्किंग विद एडिशनल, सही है, एडीजे होते हैं। आप अकेले न्याय सबको नहीं दे सकते हैं, आपकी एक हायरार्की होती है, आपके साथ एक सपोर्टिव स्टाफ होगा, आपके कलीग होंगे जो आपके साथ फेलो जजेस होंगे, तो एडीजे साहब होते हैं एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज। अभी आप देखेंगे इसमें एक हायरार्की बनी होती है। देखिए हायरार्की क्या है, देखिए जो डिस्ट्रिक्ट जज साहब होते हैं, इट इज द हाईएस्ट जुडिशियल अथॉरिटी बिलो द हाई कोर्ट। साधारण सी बात है, हाई कोर्ट के नीचे जो सबसे बड़ी अथॉरिटी होती है बेटा जी, वो होती है डिस्ट्रिक्ट जज साहब की। द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट आल्सो होल्ड्स अपीलेट जुरिसडिक्शन। देखिए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भी अपीलेट जुरिसडिक्शन का मतलब क्या है, जैसे मान लीजिए डिस्ट्रिक्ट जज साहब हैं, उनके नीचे जूनियर डिवीजन, सीनियर डिवीजन, मुंसिफ ये हैं। अब मुंसिफ के न्यायालय से या फिर जूनियर डिवीजन के न्यायालय में आप गए और जो उनका फैसला आया वो आपके पक्ष में नहीं था, तो आप उसकी अपील करेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में भी, जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में भी अपीलेट जुरिसडिक्शन है, वहां पे भी अपील करी जा सकती है कि साहब लोअर मतलब जूनियर डिवीजन साहब के जो न्यायालय थे उसमें मुझे मेरे मन का फैसला नहीं मिला, मुझे जो रेमेडी चाहती थी मुझे वो नहीं मिली, तो आप डीजे साहब के कोर्ट में क्या करते हैं, अपील करते हैं। जैसे बेल होता है, सीजीएम साहब के यहाँ जाता है, सीजीएम साहब डिनाई कर जाते हैं कि बेल ग्रांट नहीं कर सकते आपको, आपका ऑफेंस बहुत सीरियस है, तो उसकी अपील करी जाती है। डीजे साहब के यहाँ सेशन कोर्ट में अपील करी जाती है, सेशन कोर्ट डिनाई कर देगा तो आप हाई कोर्ट चले जाएंगे। यहाँ तक बात क्लियर है? आपने कहा जी जनाब बात क्लियर है। अब देखिएगा ध्यान से समझिएगा कि सिस्टम क्या है। अब आप देखिएगा सिविल केस है, अब सिविल केस में जो सबसे नीचे न्यायालय पड़ती है वो है जूनियर सिविल जज साहब की है, उसके बाद प्रिंसिपल जूनियर सिविल जज साहब की है, फिर सीनियर सिविल जज साहब के जिनको सब कोर्ट्स कहा जाता है, और फाइनली होता है सबऑर्डिनेट। और हाँ बस ठीक है। तो अगर आप सीक्वेंस देखिएगा तो सबसे पहले 4 नंबर पे आपको मिलेंगे जूनियर सिविल जज साहब, 3 नंबर पे मिलेंगे आपको प्रिंसिपल सिविल जज साहब, 2 नंबर पे आपको मिलेंगे सीनियर सिविल जज साहब, और 1 नंबर पे आपको मिलेंगे कौन, डिस्ट्रिक्ट जज साहब। ये सिविल वाले हिस्से में है। लेकिन जब आप क्रिमिनल वाले हिस्से में जाएंगे तो क्रिमिनल वाले में क्या होगा, सबसे पहले आपको 4 नंबर पे मिलेंगे सेकंड क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट, 3 नंबर पे मिलेंगे फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट, उसके बाद 2 नंबर पे मिलेंगे चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, और 1 नंबर पे आपको मिलेंगे सेशन जज साहब। ठीक है, सेशंस जज साहब। तो ये हायरार्की है कि लोअर कोर्ट में डिवीजन कैसे होता है। देखिए ये जरूरी इसलिए है क्योंकि आप जानते हैं लोअर कोर्ट में एक बहुत बड़ा विषय होता है कि आप केस लेके गए तो वो केस सही न्यायालय में जाना चाहिए ना भाई। केस है सिविल मसले का, जमीन की प्रॉपर्टी का विवाद है, और आप लेके सीजीएम के कोर्ट में चले जाएं, नहीं कर सकते। तो एक वकील होने के नाते आपको कम से कम इस बात की ठीक ठाक जानकारी होनी चाहिए कि आपका केस जो है वो किस कोर्ट के जुरिसडिक्शन में आता है। सिविल नेचर का है, जूनियर डिवीजन में जाना है, सीनियर डिवीजन में जाना है, ठीक है, डीजे साहब के यहाँ जाना है, कहाँ जाना है, उसकी आपको एक ठीक ठाक समझ होनी चाहिए। और ये समझ कब डेवलप होगी, जब आपको इनकी हायरार्की का अंदाजा होगा कि सबसे पहले जूनियर डिवीजन है, फिर सीनियर डिवीजन है, उसके बाद डीजे साहब का रैंक आता है, उसके बाद मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, सीजीएम साहब, फिर उसके बाद आप सेशन कोर्ट में जा सकते हैं। तो ये डिवीजन बना हुआ है और प्रैक्टिसिंग लॉयर्स के लिए इसकी बहुत ठीक ठाक इंपॉर्टेंस बेटा जी होती है। अब आते हैं आगे। एक बात देखिए ध्यान समझिएगा, ग्रुप ऑफ जजेस सिटिंग टुगेदर उसे कहा जाता है बेंच। ठीक है, एक आते हैं कि बेंच एंड बार। बेंच एंड बार, जैसे आप सुने होंगे बार काउंसिल ऑफ इंडिया, तो बार का संबंध यहाँ बेटा जी एडवोकेट से है,
और बेंच का जो संबंध है बेटा जी वो जुडिशरी से है, इसीलिए आपको कहा जाता है कि बेंच बार रिलेशनशिप, ठीक है, बेंच बार रिलेशनशिप कहा जाता है। The lawyer constitute the members at the bars. A division bench comprises of 2 और 3 जजेस। जब 2 और 3 जजेस होते हैं तो उसको कहा जाता है डिवीजन बेंच। कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच होता है जब 5 से ज्यादा होता है, जो मैक्सिमम 13 तक जा सकता है, उसे बेटा जी कहा जाता है कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। अब देखिए ट्रिब्यूनल मैंने बता रखा है कि हमारे पास बेसिकली ट्रिब्यूनल शुरू से था नहीं, 42nd अमेंडमेंट करके 323A 323B आर्टिकल लाया गया, ठीक है, और तब ट्रिब्यूनल की व्यवस्था बनाई गई। पेंडेंसी बहुत ज़्यादा हो गई है न्यायालय पे, तो ये न्यायालयों को जस्टिस सही समय पे सही तरीके से देने में मदद करता है। दे आर क्वासी जुडिशियल बॉडीज। देखते हैं क्या लिखा। अपार्ट फ्रॉम जो जुडिशियल बॉडीज हमने पढ़ी, इंडियन जुडिशियरी इज ऑल्सो कैरेक्टराइज्ड बाय न्यूमरस सेमी जुडिशियल बॉडीज। कई सारी जुडिशियल बॉडीज होती हैं जो डिस्प्यूट रेजोल्यूशन में काम करती हैं, ठीक है। दे आर सेमी और क्वासी जुडिशियल बॉडीज बिकॉज दे मे कंसिस्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव एज वेल एज जजेस ऑल्सो, yet they function in the judicial capacity, ठीक है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो ट्रिब्यूनल्स हैं they are supposed to replace the courts, ऐसा नहीं है। वो कोर्ट को असिस्ट करेंगे, मदद करेंगी, कोर्ट को रिप्लेस नहीं करेंगी। आगे बढ़ते हैं। अब आपको कई सारे देखे मिलते हैं। एक तो मिलेगा आपको सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल क्या होता है। अब आपको पढ़ना है स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल क्या, ध्यान से समझिएगा। ट्रिब्यूनल देखिए कई स्पेसिफिक तरीके से बनाई जा सकती हैं। जैसे एक बात समझिएगा, सवाल आता है कि साहब ट्रिब्यूनल बनाया क्यों गया, तो उसका लॉजिक बहुत सिंपल सा है कि साहब पेंडेंसी बहुत ज़्यादा थी, न्यायालय बहुत तेजी से, एक कहावत है जस्टिस डिले इज जस्टिस डिनाइड, समय पे अगर आपको न्याय नहीं मिला इसका मतलब आपको न्याय मिला ही नहीं। तो इसी जो ये कंसेप्ट है कि जस्टिस आपको समय पे मिल जाए, इसी व्यवस्था के लिए, खासकर इस व्यवस्था के लिए ट्रिब्यूनल्स को बनाया गया। आप आगे पढ़ेंगे अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन ADR हम आपको पढ़ाएंगे, तो उसमें भी सब आपको सिखाया जाएगा। फिलहाल के लिए आप ये जाने कि ट्रिब्यूनल है क्या। न्यायालय है, ठीक है, न्यायालय में बहुत सारी पेंडेंसीज हैं, कॉमर्शियल मुकदमे जा रहे हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज के मुकदमे जा रहे हैं, डॉक्टर्स, मतलब ऐसे मुकदमे जा रहे हैं कि इट विल कंज्यूम टू मच टाइम। अब समय लगना है, उधर रोज आपको पता है FIR होती हैं, रोज सिविल लिटिगेशन जा रहा है, प्रॉपर्टी का मसला है, मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट है, क्रिमिनल केसेस हैं। अब एक न्यायालय के ऊपर बहुत बर्डन है, तो उस बर्डन को मिनिमाइज करने के लिए ट्रिब्यूनल की व्यवस्था बनाई गई कि लो भैया बना देते हैं ट्रिब्यूनल। और ट्रिब्यूनल कब जोड़ा गया, शुरू से नहीं था, 42nd अमेंडमेंट करके 323A 323B को जोड़ा गया कि ट्रिब्यूनल बेसिकली न्यायालय को मदद करेंगे कि न्यायालय परेशान ना होइए, हम आपको असिस्ट करेंगे। लेकिन न्यायालय ने कहा ठीक है, असिस्टेंस करना, यू आर नॉट गोइंग टू सब्सटीट्यूट। सच्चाई है कि न्यायालय को कौन सब्सटीट्यूट करेगा, आप उसकी मदद करेंगे कि कई सारे ऐसे मसले हैं जो ट्रिब्यूनल्स में ही सॉल्व कर लिए जाते हैं। अब आगे पढ़िएगा। जैसे एक होता है सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, से कैट कहा जाता है। जब सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई एम्प्लॉय है और उसका कोई डिस्प्यूट है तो आप CAT में जाइए, आपको नई दिल्ली में मिलेगा। और ट्रिब्यूनल में आप देखिए लॉ का बहुत अच्छा करियर है। जैसे मान लीजिए कोई CBI का अधिकारी लेट से कोई है और उसका कुछ रिटायरमेंट का इशू है, समय के पहले उसको जब कंपल्सरी रिटायरमेंट करा दिया गया है, वो सारा जो उसका डिस्प्यूट CAT के थ्रू जाएगा। ऐसे ही स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल है, जो राज्य सरकार के कर्मचारी हैं उनके डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने की व्यवस्था इसके अंदर बनाई गई है। आगे बढ़ते हैं। आपने पढ़ा होगा टेलीकॉम डिस्प्यूट सेटलमेंट अपीलेट ट्रिब्यूनल TDSAT है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल NGT आपको पता है। NGT आपको पता होगा एनवायरमेंटल इश्यूज के लिए। अक्सर आपने सुना होगा कि NGT ने उत्तर प्रदेश की सरकार के ऊपर 10 करोड़ का जुर्माना लगाया। क्यों लगाया, कि पोल्यूशन कर रहे थे, है ना। तो ये सारे बेसिकली है। अब यही काम अगर न्यायालय को करना होता, इट विल कंज्यूम टाइम, एक अपॉर्चुनिटी लगती, तो उसको रिप्लेस कर दिया गया बेटा जी ट्रिब्यूनल बना के व्यवस्था से, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे। अब एक सिस्टम होता है कॉमन लॉ सिस्टम। ये क्या है देखिएगा, कॉमन लॉ सिस्टम क्या है, जो जेन्युइन प्रिंसिपल है, जो वेल एस्टेब्लिश्ड प्रिंसिपल, वो ये है कि कानून कौन बनाती है। तो आप चिल्ला के साहब बोलेंगे कि साहब जनाब कानून तो बनाती है हमारी लेजिस्लेचर, जिनको जो आपने चुन के लोकसभा राज्यसभा में लोग बैठे हुए ये कानून बनाते हैं। ये कानून बनाएंगे, वो पास हो जाता है, फिर राष्ट्रपति साहब साइन कर देंगे, वो बिल्कुल एक्ट बन गया। आपने कहा जी जनाब बिल्कुल सही। लेकिन मैं आपसे अगर एक सवाल पूछूं कि क्या कानून बनाने का जो अधिकार है वो सिर्फ और सिर्फ लेजिस्लेचर के पास है या फिर कुछ अधिकार न्यायालय के भी पास है, तो आपका उत्तर आएगा कि साहब भारत के परिप्रेक्ष्य में
भारत के परिप्रेक्ष्य में जी हमारे पास न्यायालय के पास भी अधिकार है कि जो न्यायालय के ऑर्डर्स हैं, जो जजमेंट्स हैं, ऑब्जर्वेशंस हैं, ये भी दे आर ऑल्सो प्रिज्यूम्ड टू बी इन रेजोनेंस विद द लॉ। ये माना जाता है कि जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, हाई कोर्ट का आदेश है, ये बिल्कुल कानून के तरीके से लागू होगा और इसी सिस्टम को कहा जाता है कॉमन लॉ सिस्टम। तो कॉमन लॉ सिस्टम बहुत सिंपल, देखिए दो सिस्टम होते हैं, बहुत ध्यान समझिएगा। एक तो होता है कॉमन लॉ सिस्टम, ठीक है, और दूसरा सिस्टम होता है सिविल लॉ सिस्टम। अरे सर ये क्या है, एक बार मैं समझाऊंगा, सिस्टम एकदम क्लियर। कॉमन लॉ सिस्टम, सिविल लॉ सिस्टम, देखिएगा कॉमन लॉ सिस्टम ऐसा होता है, या पहले सिविल लॉ सिस्टम समझते हैं। सिविल लॉ सिस्टम का मतलब है कि ऐसा सिस्टम जिसमें कानून बनाने की जो बेटा जी पावर है बेसिकली, वो सिर्फ और सिर्फ आपके लेजिस्लेचर के पास होगी। लेजिस्लेचर ने दोनों बिल को अपने हाउसेस में पास कराया, जो भी उस कंट्री का अपना मैकेनिज्म होगा। अगर भारत के परिप्रेक्ष्य में समझे कि लोकसभा राज्यसभा से पास कराया, राष्ट्रपति साहब की मोहर लग गई, अब वो पास हो गया, अब वो बिल्कुल आपका एक्ट बन गया, है ना। तो ये कानून बन गया आपका बेसिकली, अब वो लॉ हो गया। एक तो तरीका ये है। तो ये जो प्रिंसिपल होता है कि कानून बनाने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ जब लेजिस्लेचर को होता है, वो प्रिंसिपल कहलाता है सिविल लॉ सिस्टम। जैसे जर्मनी में है, रशिया में है, या कॉन्टिनेंटल यूरोप में है। लेकिन कॉमन लॉ सिस्टम क्या है? कॉमन लॉ सिस्टम का मतलब है कि ये बात सत्य है कि लेजिस्लेचर का काम है लॉ बनाने का, लेकिन जो न्यायालय हैं, जो कोर्ट्स हैं, उनके जो जजमेंट्स हैं, उनके जो ऑर्डर्स हैं, जो डिक्री उन्होंने पास किया है, दे विल आल्सो बी कंसिडर इक्विवेलेंट टू लॉ। ठीक है, वही मैं आपको बताने को, यहाँ क्या लिखा हुआ, इंडिया के अंदर कॉमन लॉ सिस्टम है। इसके अंदर क्या होता है, जो डिसीजंस हैं, ऑर्डर्स हैं, जो जजमेंट्स हैं, जो जजेस लोगों ने पास किया हुआ है, उससे इट हेल्प इन द क्रिएशन एंड डेवलपमेंट ऑफ लॉज एंड इंपॉर्टेंट लीगल प्रिंसिपल व्हिच कम बाइंडिंग प्रेसिडेंट फॉर द सबऑर्डिनेट कोर्ट्स। तो कई बार ऐसा होता है कि अगर आपसे कोई पूछे ना कि भाई कानून बनाने का अधिकार क्या सिर्फ लेजिस्लेचर के पास है, तो आप बताएगा नहीं जनाब, ये सिविल लॉ सिस्टम में होता है। कॉमन लॉ सिस्टम में जो जजमेंट्स होते हैं, जो ऑर्डर्स होते हैं, बेसिकली ये भी एक तरीके से कानून का काम करते हैं, और इंडिया के अंदर कॉमन लॉ सिस्टम फॉलो करा जाता है। आपने कहा जी सर ये बात तो आ गया समझ में, ठीक है। अब आता है दो सिस्टम आपको और ध्यान रखने, एक तो सिस्टम है एडवर्सियल सिस्टम और दूसरा सिस्टम है इंक्विजिटोरियल सिस्टम। ये क्या है, देखिए ध्यान सुनिएगा। एडवर्सियल सिस्टम क्या होता है, द रोल ऑफ लॉयर रिप्रेजेंटिंग द पार्टीज बिकम वाइटल। एडवर्सियल सिस्टम में है, देखिए दो चीज है, इसको भी समझ लेते हैं। यहां मैं देखता हूं एडवर्सियल सिस्टम, देखिए क्या है। देखिएगा, जैसे मान लीजिए मैं वकील हूं और कैमरे पे जितने लोग मुझे देख रहे हैं, लेट्स से आप जज बैठे हुए हैं, ठीक है। अब एडवर्सियल सिस्टम क्या है, अब मैं जब अब प्रोसीडिंग स्टार्ट हुई, एक सेकंड वेट करिएगा जरा सा। तो देखिए प्रोसीडिंग स्टार्ट होती है। अब वकील के नाते मैं क्या करूंगा, मैं अपना जो रेमेडी चाहिए मैंने वो बताया, मैंने फाइल रखी, फाइल रखने के बाद मैंने अपने जो भी एविडेंस थे वो दिए, जो भी और रिकॉर्ड्स थे, जो भी विटनेस थे, वो सारा कुछ दिया। कहने का मतलब लॉयर्स आर एक्टिवली पार्टिसिपेटिंग, और जज साहब क्या, जज साहब बैठ के सिर्फ देखना, अच्छा ठीक है कानून में क्या लिखा हुआ है, आपने क्या दिया, क्या जो आपने दिया वो जरूरी था, रिलेवेंट है नहीं रिलेवेंट है, एडमिसिबल है नहीं है। तो कहने का मतलब जब वकील साहब एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ठीक है, वकील साहब एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं, वो एविडेंस भी इकट्ठा कर रहे हैं, उसके बाद वो डॉक्यूमेंट रख रहे हैं, केस लॉज बता रहे हैं, अच्छी ड्राफ्टिंग कर रहे हैं, विटनेस का एग्जामिनेशन हो रहा है, क्रॉस एग्जामिनेशन हो रहा है, और जज साहब बैठ के, जज साहब पैसिव मोड में है, चुपचाप बैठे हुए हैं, और जो आर्गुमेंट आपने दिया किताब के हिसाब से, लॉ के हिसाब से उन्होंने प्रोनाउंसमेंट कर दिया, ये कहलाता है, ये एडवर्सियल सिस्टम कहलाता है। इनक्विजिटोरियल जस्टिस का उल्टा। अब इसमें सिस्टम चेंज हो जाएगा, जब जज साहब पार्टिसिपेट ज्यादा करने लगे, जज साहब जब एक्टिवली पार्टिसिपेशन में आ जाएं, एक्टिवली पार्टिसिपेट करने लगे, वो कहलाता है इनक्विजिटोरियल सिस्टम। अब ये सिस्टम बिल्कुल उल्टा हो गया। तो कहने का मतलब एडवर्सियल सिस्टम में कौन एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहा था, अरे बताइए, एडवर्सियल सिस्टम में एडवोकेट्स वर एक्टिवली पार्टिसिपेटिंग और जज साहब पैसिव वाले रोल में थे। लेकिन इनक्विजिटोरियल में जज साहब एक्टिव मोड में चले जाते हैं बेटा जी, और वकील साहब आ जाते हैं पैसिव मोड में।
आइए देखते हैं आगे क्या लिखा हुआ है। इनक्विजिटोरियल सिस्टम में जजेस आर मोर प्रोएक्टिव इन एजुकेटिंग द मैनर rather than acting as a neutral judge. They have to right to inquire and probe into the matter like a police. बिल्कुल पुलिस की तरह इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं। क्रिमिनल लॉ का प्रिंसिपल है कि इन्वेस्टिगेशन का काम जो होता है वो पुलिस का है, लेकिन इनक्विजिटोरियल सिस्टम जब होगा तो आप देखिएगा, कभी आपने देखा है कि पुलिस जज साहब बैठ के, जज साहब एफआईआर लिख रहे हैं, जज साहब अरेस्ट कर रहे हैं, जज साहब मौके पे जाके अरेस्ट और सीजर कर रहे हैं, सर्च कर रहे हैं? नहीं ना। क्यों? क्योंकि हमारे एडवर्सियल सिस्टम है। तो इनक्विजिटोरियल सिस्टम में जज साहब का पार्टिसिपेशन बढ़ जाता है ना। तो हमारे यहाँ कॉमन लॉ सिस्टम है और एडवर्सियल सिस्टम है, लेकिन एडवर्सियल सिस्टम का अपना नुकसान भी है, क्योंकि ये बहुत लंबा प्रोसेस होता है, बहुत टाइम कंज्यूमिंग होता है, लेंदी होता है। आप आर्गुमेंट देंगे, कल वो आर्गुमेंट देंगे, जज साहब फिर बोलेंगे इशू नोटिस टू द पार्टीज, फिर पार्टी आएंगे, जज साहब फिर देखेंगे तो बगल वाला वकील बोलेगा योर लॉर्डशिप माय सीनियर काउंसिल इज ऑन हिज लेग्स, और वो अभी किसी और मैटर में खड़े हुए हैं, तो कृपया मुझे पास ओवर दे दिया जाए। पास ओवर पता चला 2 महीने का दे दिया, अक्टूबर में केस पहुंच गया। तो एडवर्सियल सिस्टम के अपने नुकसान हैं, ठीक है। जज साहब भले उसमें पैसिव मोड में होता है, लेकिन नुकसान भी है उसके अंदर, क्योंकि आर्गुमेंट आज आप पेश करेंगे, फिर कल वो कुछ आर्गुमेंट देंगे, आप डॉक्यूमेंट देंगे, वो डॉक्यूमेंट देंगे, दैट विल कंज्यूम टाइम। इसीलिए तो अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन एडीआर भी तो आया है। चलिए अब आते हैं अटॉर्नी जनरल लॉ ऑफिसर्स इन इंडिया। ये देखिए बड़ा अच्छा चीज है, आप इसको समझना चाहेगा। हर लॉ का विद्यार्थी चाहता है कि एक बार मुकुल रोहतगी साहब के अंडर में इंटर्नशिप मिल जाए, तुषार मेहता साहब के अंडर में इंटर्नशिप मिल जाए, के वेणुगोपाल साहब के अंडर में इंटर्नशिप मिल जाए। हर व्यक्ति चाहता है, एक लॉ का विद्यार्थी चाहता है कि इंटर्नशिप मिल जाए, कम से कम जानेंगे कि देश को कैसे रिप्रेजेंट करा जाता है, कैसे आर्गुमेंट डिजाइन करे जाते हैं। चलिए आइए समझते हैं। द डिस्कशन ऑन स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन जुडिशरी वुड रिमेन इनकम्प्लीट विदाउट द एक्सप्लेनेशन ऑफ लॉ ऑफिसर। सच्चाई है, देखिए हर राज्य के पास, स्टेट के पास, सेंट्रल हो चाहे स्टेट हो, हमारे पास एक लॉ ऑफिसर तो होना चाहिए। आपने सुना होगा, लेट्स से ब्रज किशोर मिश्रा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। अरे साहब, तो ब्रज किशोर मिश्रा की तरफ से मान लीजिए आप वकील खड़े हो गए, यूनियन ऑफ इंडिया की तरफ से कौन आएगा? मोदी जी आएंगे? नहीं ना, एक लॉ ऑफिसर आएगा जो यूनियन ऑफ इंडिया को रिप्रेजेंट करेगा। और वह लॉ ऑफिसर जब आता है तो वही उसी को हमें समझना है। तो ध्यान से समझिएगा, लॉ ऑफिसर यूनियन लेवल पे होते हैं और स्टेट लेवल पे भी होते हैं। आइए समझते हैं क्या है। जो अटॉर्नी जनरल होते हैं, ही इज द फर्स्ट लीगल ऑफिसर ऑफ द कंट्री। जहां पे भी भारत सरकार को रिप्रेजेंट करना होता है, वहां चाहते हैं अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल साहब हैं। के वेणुगोपाल साहब, ठीक है। के वेणुगोपाल साहब भारत के अटॉर्नी जनरल है। भारत के पहले अटॉर्नी जनरल कौन थे, ये आप लोग कमेंट्स में मेंशन करिएगा। हु वाज द फर्स्ट अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, ये आप कमेंट्स में मेंशन करिएगा। और फिलहाल जो भारत के अटॉर्नी जनरल हैं वो है के वेणुगोपाल। अटॉर्नी जनरल क्या है? जब सेंट्रल को रिप्रेजेंट करना होता है लीगल मैटर्स में, या सेंट्रल को एडवाइस करना होता है लीगल मैटर में, तो वो कहलाते हैं हमारे अटॉर्नी जनरल साहब। अटॉर्नी जनरल साहब के अपॉइंटमेंट देखिए, कई सवाल यहीं से बनते हैं। प्रेसिडेंट साहब इनको अपॉइंट करते हैं, आर्टिकल 76 में इनके बारे में मेंशन है। ये ऑफिस कब तक होल्ड करते हैं? प्लेजर ऑफ द राष्ट्रपति। राष्ट्रपति को जब तक अच्छा लगता है, जब तक राष्ट्रपति का प्लेजर होता है, तब तक ये अपनी पोस्ट को क्या कर रहे होते हैं? होल्ड कर रहे होते हैं। ठीक है, ये क्या हो गया भाई, 1 सेकंड वेट करें। अच्छा, वेट फॉर इट। एक सेकंड, जूम हो गया था। खैर, अब मैं समझ रहा हूं आपको विजिबल दिखाई देगा। गुड। तो मैंने आपसे क्या बताया कि अपॉइंटमेंट करी जाती है आर्टिकल 76 में राष्ट्रपति के द्वारा। कब तक? ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। ठीक है। अब क्वालिफिकेशन पे, अटॉर्नी जनरल के क्वालिफिकेशन पे बार बार लोग कंफ्यूज होते हैं। इनकी क्वालिफिकेशन होती है जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट के जज की जो क्वालिफिकेशन होती है, बेसिकली वह क्वालिफिकेशन चाहती है किसके लिए? दैट क्वालिफिकेशन इज रिक्वायर्ड फॉर द अटॉर्नी जनरल इटसेल्फ। तो आपके पास 3-4 सवाल बन जाते हैं कि भारत का लॉ ऑफिसर कौन होता है? अटॉर्नी जनरल। ठीक है। इनकी अपॉइंटमेंट कौन करता है? प्रेसिडेंट करते हैं। किस आर्टिकल से? आर्टिकल 76 में। कब तक रहते हैं अपनी पोस्ट पे? ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द राष्ट्रपति साहब। ठीक है। क्वालिफिकेशन क्या होती है? सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड होती है। आपने कहा जी सर बिल्कुल समझ में आ गया। उसके बाद क्या होता है?
इट इज द ड्यूटी ऑफ द अटॉर्नी जनरल की ड्यूटी होती है कि गवर्नमेंट को लीगल मैटर्स में आप एडवाइस करें, जरूरत पड़ेगा तो आप रिप्रेजेंट करेंगे, खड़े होके आप जाएंगे न्यायालय में, सरकार को क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे इन दी परफॉर्म। अब देखिएगा परफॉर्मेंस, जब मैं ये काम कर दूंगा, काम क्या क्या, राइट टू अपीयर इन द कोर्ट, ये न्यायालय में जाके अपीयर होंगे, इसको कहा जाता है राइट टू ऑडियंस गिवन टू दी, इसको अटॉर्नी जनरल। तो राइट, सवाल पूछा जाता है कि राइट टू ऑडियंस किसको है, अटॉर्नी जनरल साहब के पास है। एक बात और, एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन और पूछा जाता है, क्या अटॉर्नी जनरल साहब पार्लियामेंट की जो प्रोसीडिंग्स हैं उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं? उत्तर आएगा हाँ जी, बिल्कुल कर सकते हैं। ही कैन टेक दी पार्ट इन द प्रोसीडिंग्स ऑफ द पार्लियामेंट, पर ध्यान रहे इनके पास वोट करने का अधिकार नहीं रहेगा। तो पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग्स में पार्टिसिपेट कर सकते हैं बट वोटिंग राइट नहीं होती है। चलिए अब देखिएगा, उसके बाद देखिएगा कि अटॉर्नी जनरल साहब पूरे भारत को अकेले कैसे रिप्रेजेंट करेंगे लीगल मैटर्स। अब जब ये जो लीगल मैटर्स में जिसमें अटॉर्नी जनरल अपीयर होते हैं, उसमें बहुत क्रिटिकल लीगल एंगल्स इन्वॉल्व होते हैं, तो उनको असिस्ट करने के लिए होते हैं सॉलिसिटर जनरल और 4, ध्यान सुनिएगा, 4 एडिशनल सॉलिसिटर जनरल। लेकिन ध्यान रहे कि सॉलिसिटर जनरल और जो एडिशनल सॉलिसिटर जनरल हैं, इनका डिस्कशन, इनके बारे में संविधान, जो हमारा भारत का संविधान है, उसमें इनको रिकॉग्नाइज नहीं करा गया। तो कहने की बात बेटा जी बड़ी सिंपल सी है कि अटॉर्नी जनरल को रिकॉग्नाइज करा गया है बट एडवोकेट जनरल, सॉरी, बट सॉलिसिटर जनरल या एडिशनल सॉलिसिटर जनरल को संविधान में रिकॉग्नाइज नहीं करा गया है। आप अटॉर्नी जनरल को आर्टिकल 76 में जान सकते हैं, ठीक है, अपॉइंटमेंट कर सकते हैं राष्ट्रपति साहब, प्लेजर ऑफ राष्ट्रपति जी, ठीक है, क्वालिफिकेशन सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर, ठीक है, हाउस में प्रोसीडिंग्स में पार्टिसिपेट करेंगे, वोटिंग राइट नहीं होता है, और इनको असिस्ट करने के लिए सॉलिसिटर जनरल या एडिशनल सॉलिसिटर जनरल होते हैं। चलिए अब ये तो हो गया, अटॉर्नी जनरल साहब आपको मिलेंगे सेंट्रल लेवल पे, ठीक है। तो स्टेट लेवल पे कौन आएगा, तो स्टेट लेवल, रुको भाई साहब मैं आ गया। तो स्टेट लेवल पे आते हैं कौन, स्टेट लेवल पे आते हैं एडवोकेट जनरल साहब। आर्टिकल 165 में डिफाइन करा गया है, तो जब स्टेट को लीगल एडवाइस देनी होती है तो कौन आते हैं, एडवोकेट जनरल साहब। एडवोकेट जनरल साहब चीफ लीगल एडवाइजर होते हैं स्टेट को, ठीक है, स्टेट को रिप्रेजेंट भी करते हैं कोर्ट्स में, ठीक है। उसके बाद देखिएगा क्या है, द क्वालिफिकेशन क्या है, तो एडवोकेट जनरल क्वालिफिकेशन क्या है, जज ऑफ हाई कोर्ट। कितना मतलब आप देखिए कितना पैरेलल है, अटॉर्नी जनरल सेंटर को, एडवोकेट जनरल स्टेट को। अटॉर्नी जनरल क्या करेगा, अब ध्यान सुनिएगा, अटॉर्नी जनरल की क्वालिफिकेशन होती है सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर, एडवोकेट जनरल की क्वालिफिकेशन होती है हाई कोर्ट के जज के बराबर। एडवोकेट जनरल कब तक रहेगा अपने पोस्ट पे, प्लेजर ऑफ गवर्नर। अटॉर्नी जनरल कब तक रहता है, प्लेजर ऑफ राष्ट्रपति जी। Which determines the nature of remuneration for the advocate general। देखिएगा एडिशनल एडवोकेट जनरल और ऑल्सो अपॉइंटेड, जैसे अभी आपने पढ़ा अटॉर्नी जनरल के लिए कौन अपॉइंट करे जाते हैं, सॉलिसिटर जनरल या एडिशनल सॉलिसिटर जनरल, वैसे इनके लिए अपॉइंट करे जाते हैं एडिशनल एडवोकेट जनरल, डबल एजी बोलते हैं इसको, ठीक है। तो ये अपॉइंट करे जाते हैं उनको असिस्ट करने के लिए। आपने कहा जी सर बिल्कुल समझ में तो आ गया, ठीक है। तो यहां तक जो पार्ट हमने आपको बताया कि एडवर्सियल सिस्टम क्या है, इनक्विजिटोरियल सिस्टम क्या है, हायरार्की क्या है, एडवोकेट जनरल क्या है और अटॉर्नी जनरल क्या है, कॉमन लॉ सिस्टम क्या है, सिविल लॉ सिस्टम क्या है, ये बेटा जी इंट्रोडक्टरी पार्ट है। जब हम अपने कोर्स में आएंगे तो और लंबा डिस्कशन इस पे करना है। तो आज की क्लास में उम्मीद करूंगा चीजें आपको समझ में आई होंगी, आप अप्रिशिएट कर पाए होंगे और समझ पाए होंगे क्या बताया जा रहा है, ठीक है। और इसी तरीके से आप हमारे वरदान बैच में भी देखेंगे, सारा कोर्स इसी तरीके से कंप्लीट कराया जाएगा सीक्वेंस में, इसी तरीके से आपको नोट्स प्रोवाइड करा के चीजें कंप्लीट करी जाएंगी। उम्मीद करता हूँ चीजें समझ में आई होंगी और इस बात का बिल्कुल उत्तर करिएगा कमेंट में कि भारत का पहला अटॉर्नी जनरल कौन था। तो मिलते हैं, आगे के लिए अपना ध्यान रखिएगा, स्टडी हार्ड एंड टिल देन टेक केयर। दिस इज बच्चू मिश्रा साइनिंग ऑफ।